हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज फ्यूम। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में पूरा चैप्टर को टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया गया है, बिल्कुल ही सरल भाषा में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा दो ही उद्देश्य है, मात्र दो उद्देश्य हम इस वीडियो को बना रहे हैं। पहला उद्देश्य यह कि मैं आपको पूरा चैप्टर क्लियर करके दूंगा। दूसरा यह कि आपके पास पॉइंट टू पॉइंट खुद का नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मेरा मात्र दो उद्देश्य है कि आपके पास खुद का नोट्स तैयार हो जाएगा और दूसरा है कि मैं इस चैप्टर को आपको पूरा क्लियर करके दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक, ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का। ठीक, तो हम लोग इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास और ये क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 है। आइए हम लोग समझते हैं कि संसाधन एवं विकास का मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोग विकास का मतलब समझते हैं कि विकास का मतलब किसी चीज़ का डेवलप कर जाना, किसी चीज़ का वृद्धि कर जाना चारों ओर से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। हम लोग जानेंगे कि संसाधन किसको कहते हैं। दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि संसाधन किसको कहते हैं, आखिर संसाधन है क्या। क्योंकि इस चैप्टर में जो हम लोग को पूरा पढ़ना है संसाधन को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया है। ठीक, तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन किसको कहते हैं। तो संसाधन का क्या मतलब है, संसाधन कहते हैं किसको, इसको इस चीज़ को हम लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, हमारे चारों ओर हर वो वस्तु संसाधन है जो हमारे आवश्यकता को किसी न किसी रूप से पूरा कर देता है। हमारे चारों ओर हर वो वस्तु संसाधन है जो हमारे आवश्यकता को किसी न किसी रूप से क्या कर देता है, पूरा कर देता है, वो एक संसाधन है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जल हो गया, लकड़ी, ये सारा का सारा क्या संसाधन है। तो संसाधन क्या है दोस्तों, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, वो एक संसाधन है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जल हो गया, लकड़ी, ये सब क्या है, एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे पर्यावरण में पाया जाता है, हमारे चारों ओर पाया जाता है और हमारे आवश्यकता को किसी न किसी रूप से, हमारे ज़रूरत को किसी न किसी रूप से ये पूरा करता है। इसलिए कोयला, पेट्रोल, जल, लकड़ी, ये सारा का सारा क्या है, संसाधन है। और भी चीज़ संसाधन हो सकता है। ठीक, अब हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण का मतलब हुआ संसाधनों को बांटा किस प्रकार से किया। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। तो संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, संसाधनों को बांटा किस प्रकार से किया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, संसाधनों को चार तरीके से बांटा गया इस चैप्टर में। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, समाप्यता के आधार पर। तीसरा, स्वामित्व स्वामित्व यानी कि अधिकार के आधार पर। और चौथा दोस्तों, विकास के स्तर के आधार पर। चौथा, विकास के स्तर के आधार पर। दोस्तों, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों को बांटा किस प्रकार से गया, तो संसाधनों को चार प्रकार से बांटा गया है। एक, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, समाप्यता के आधार पर। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर। और चौथा, विकास के स्तर के आधार पर। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, फिर विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ये संसाधनों का वर्गीकरण का पहला पार्ट है। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार का मतलब होता है कि संसाधन बना किस चीज़ से, संसाधन का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, संसाधन सजीव चीज़ से बना है या संसाधन निर्जीव चीज़ से बना है। ठीक, तो उत्पत्ति का आधार का मतलब है कि संसाधन बना किस चीज़ से, संसाधन का निर्माण किस चीज़ से हुआ, संसाधन का उत्पत्ति किस चीज़ से हुआ। अगर वो सजीव चीज़ से हुआ है, संसाधन अगर सजीव है, अगर संसाधन में जीवन पाया गया तो उसको हम लोग जैव संसाधन कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन। और अगर संसाधन में जीवन नहीं पाया जाता है, ठीक ना, संसाधन निर्जीव वस्तु से बना है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग अजैव संसाधन कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अजैव संसाधन कहेंगे। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसको कहते हैं, वैसे संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है उसको हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जीवन मतलब जान पाया जाता है, जैसे मनुष्य, पशु, वनस्पति, ये सारा का सारा क्या है, जैव संसाधन है। क्यों? क्योंकि
मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा, इन सभी चीज़ों में क्या है, जीवन पाया जाता है, इसलिए ये जैव संसाधन है। अजैव संसाधन, तो अजैव संसाधन उसको कहते हैं वैसा संसाधन जिसमें जान नहीं पाया जाता, जो निर्जीव वस्तुओं से बना है, जो निर्जीव वस्तुओं से बना है, जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, मिट्टी हो गया, ये सारा का सारा क्या है, अजैव संसाधन। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण का दूसरा प्रकार में चलते हैं। ठीक ना, दूसरा प्रकार का नाम था समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार मतलब समाप्ति के आधार पर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समाप्यता के आधार पर। देखिए दोस्तों कि संसाधनों का वर्गीकरण समाप्यता के आधार पर किया गया है। इसका मतलब है कि देखिए कुछ संसाधन ऐसा है जो समाप्त हो सकता है हमारे पृथ्वी से, कुछ संसाधन ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो फिर वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे जो समाप्त हो जाएगा, और वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे जो समाप्त नहीं होगा। समाप्यता के आधार का मतलब हुआ कि कुछ संसाधन समाप्त हो जाते हैं, कुछ संसाधन समाप्त नहीं होते हैं। तो जो संसाधन हमारे पृथ्वी से एक समय समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, वैसे संसाधन को क्या कहेंगे, और वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे जो हमारे पृथ्वी में कभी समाप्त नहीं होगा, और समाप्त हो भी जाएगा तो तुरंत उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो इसी को लेकर के संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। यानी समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, दूसरा कौन सा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। यानी समाप्यता के आधार पर संसाधनों का कितना प्रकार से वर्गीकरण, दो प्रकार से, एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब हम लोग समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। देखिए कुछ संसाधन ऐसा होता है हमारे पृथ्वी में जो कभी समाप्त नहीं होगा, जिसका पूरा बहुत ज़्यादा भंडार है, उसका बहुत ज़्यादा स्टोर है। अगर वो किसी कारण बस समाप्त भी हो जाता है तो हम लोग उसको तुरंत पुनः प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा एक निश्चित समय के बाद उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे संसाधनों को कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है दोस्तों, तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, कुछ संसाधन ऐसा होता है हमारे पृथ्वी में जिसका भंडार बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। अगर वो ख़त्म भी हो जाता है तो उसको एक निश्चित समय बाद तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे संसाधनों को कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। देखिए वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं तथा एक बार प्रयोग करने बाद उन्हें निश्चित समय पर दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल, ठीक, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारा का सारा क्या है, नवीकरणीय संसाधन। क्योंकि जल को हम लोग, अगर जल खत्म भी हो जाता है तो एक निश्चित समय बाद हम उस जल को प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा क्या, शाम में सूर्य का रोशनी चल जाता है शाम में, फिर हम लोग क्या एक निश्चित समय यानी कि फिर सुबह होता ही सूर्य का रोशनी हम लोग को मिल जाता है। पवन ऊर्जा, ये सारा का सारा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अब नवीकरणीय संसाधन का जस्ट उल्टा है अनवीकरणीय संसाधन। आइए हम लोग अनवीकरणीय संसाधन के बारे में आगे जानते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, देखिए हमारे पृथ्वी में कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसका भंडार बहुत सीमित है, जो बहुत ही लिमिट मात्रा में है। अगर वो एक बार किसी कारणवश अगर ख़त्म हो जाता है तो उसको हम तुरंत पुनः दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे संसाधनों को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है दोस्तों, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारा का सारा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों, क्योंकि यह ऐसा संसाधन है जो पृथ्वी में बहुत ही लिमिट मात्रा में है, और इसका दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। आने वाले समय में इसका भंडार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और एक बार ख़त्म हो जाने बाद इसको हम लोग दोबारा पृथ्वी में तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते, तुरंत इसका उपयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। ठीक, ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। देखिए एक बार हम इसका डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और एक बार उपयोग हो जाने के बाद उन्हें दोबारा बनाया या पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उन्हें पुनः बनने में लाखों साल लग जाते हैं, लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखिए कोयला, एक हम एग्जांपल समझाते हैं। कोयला का स्टोर तो हमारे पृथ्वी में बहुत लिमिट है, ऐसा नहीं कि इसका भंडार बहुत ज़्यादा है, बहुत लिमिट मात्रा में है, और इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन हो रहा है। आने वाले समय में
ये क्या है, कोयला ख़त्म हो जाएगा, और कोयला एक बार ख़त्म हो जाएगा तो इसको हम लोग तुरंत नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोयला को बनने में लाखों करोड़ वर्ष लगते हैं। इसीलिए कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ लिए कि समाप्ति के आधार पर यानी समयप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा कौन सा, अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण का तीसरा प्रकार। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, अधिकार के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, कुछ ये स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, इसका मतलब क्या होता है। स्वामित्व मतलब होता है अधिकार, स्वामित्व मतलब अधिकार। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कुछ संसाधन ऐसा होता है जिस पर निजी व्यक्ति का हक होता है, कुछ संसाधन ऐसा होता है जिस पर सभी लोगों का हक होता है, कुछ संसाधन ऐसा होता है जिस पर हमारे देश का हक होता है, और कुछ संसाधन ऐसा होता है जिस पर सभी देशों का हक होता है। तो वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे, जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, किसी प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार हो। वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे, जिस पर सभी लोगों का अधिकार हो। वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे, जिस पर हमारे देश का सरकार का अधिकार हो। और ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे, जिस पर सभी देशों का अधिकार हो। यानी कि अधिकार के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए अधिकार के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। अगर संसाधन पर किसी निजी व्यक्ति का हक होता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का हक होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत संसाधन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे वैसे संसाधन जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति मतलब प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक ना, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे किसान का भूमि हो गया, घर हो गया, बाग बगीचा हो गया, कुआं हो गया, ये सारा का सारा क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। क्योंकि किसान का भूमि उस पर किसान का हक है। घर किसी पर्सनल व्यक्ति का घर होगा, बाग बगीचा मतलब खेत खलियान, खेत खलियान पर भी तो किसी खास व्यक्ति का अधिकार रहता है, कुआं किसी खास व्यक्ति का अधिकार रहेगा। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि वैसे संसाधनों को क्या कहेंगे जिस पर सभी का हक हो। अगर संसाधन पर एक व्यक्ति का हक हो तो उसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अगर संसाधन पर बहुत सारे व्यक्तियों का, बहुत सारे लोगों का हक हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग कहते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर संसाधन पर एक व्यक्ति का हक हो तो उसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, और अगर संसाधनों पर सभी लोगों का हक हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। जैसे सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, तालाब हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये सारा का सारा क्या है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। क्योंकि सार्वजनिक पार्क, पार्क में तो किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं रहेगा, सब लोग जाएंगे, सब लोग मनोरंजन करेंगे। पिकनिक स्थल में भी सब लोग मनोरंजन करेंगे। तालाब का भी उपयोग सब लोग करते हैं, किसी एक व्यक्ति तो करते नहीं है। खेल का मैदान में सभी बच्चे खेलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा जाता है प्रत्येक दिन, इसके अलावा किसी बच्चा को खेलने का अधिकार नहीं है। ठीक, तो एक बार हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसे संसाधनों पर समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होता है। ठीक, ऐसे संसाधनों पर किसका, समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होता है। उसको क्या कहते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, तालाब, खेल का मैदान, ये सारा का सारा क्या है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, क्योंकि ऐसे संसाधनों पर सभी लोगों का अधिकार होता है। अच्छा, अब वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे जिस पर हमारे देश का सरकार का हक हो। दोस्तों, वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे जिस पर हमारे देश का सरकार का अधिकार हो। तो वैसे संसाधनों को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगर संसाधन पर हमारे देश का सरकार का हक हो, हमारे देश का सरकार का अधिकार हो, वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक, जैसे वन हो गया, जितना भी वन है उस पर वो एक राष्ट्रीय संसाधन है। सारे खनिज पदार्थ यानी कि जितना कोयला, पेट्रोलियम ये सब है उस पर वो एक राष्ट्रीय संसाधन है। जल संसाधन, जल संसाधन मतलब जितना नदी हो गया, ये क्या है, सारा का सारा राष्ट्रीय संसाधन, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का हक होता है। 12 समुद्री मील, यह भी एक राष्ट्रीय संसाधन है। 12 समुद्री मील मतलब लगभग लगभग 22 किलोमीटर। ये 12 समुद्री मील क्या होता है, हम लोग तो वन के बारे में समझ रहे हैं, सारे खनिज पदार्थ के बारे में भी समझ रहे हैं, जल संसाधन के बारे में भी समझ रहे हैं। ये 12 समुद्री मील क्या होता है, जो एक राष्ट्रीय संसाधन है। 12 समुद्री मील पर देश का सरकार का अधिकार है।
ये होता क्या है? तो आइए दोस्तों हम लोग इसको इंडिया का मैप से समझते हैं 12 समुद्री मील होता क्या है। देखिए हमारा जो भारत है, ठीक, ये 3 ओर पानी से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे तरफ हिंद महासागर है। नीचे तरफ क्या है? हिंद महासागर, ठीक। हमारा भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। इधर इधर अरब सागर, इधर बंगाल का खाड़ी और इधर नीचे की ओर हिंद महासागर। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि 12 समुद्री मील होता क्या है। देखिए, जिस प्रकार हम लोग द्रव्यमान को केजी से मापते हैं, द्रव्यमान को किससे मापते हैं? केजी से। उसी प्रकार समुद्र में जो दूरी मापा जाता है उसको हम लोग समुद्री मील में मापते हैं। समुद्र में जो दूरी मापा जाता है उसको किससे मापते हैं? समुद्री मील में मापते हैं। जैसे एक समुद्री मील में होता है, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। 1 समुद्री मील बराबर कितना? 1.8 किलोमीटर, ठीक। चलिए अब हम समझते हैं कि 12 समुद्री मील का मतलब क्या होता है। जैसे ये हमारा देश का तट रेखा है, ये हमारा देश का क्या है? तट रेखा है। हमारा देश का तट रेखा से 12 समुद्री मील समुद्र की ओर, 12 समुद्री मील तक हमारे देश का गवर्नमेंट का हक होता है। 12 समुद्री मील तक हमारे देश का सरकार का हक होता है, ठीक। यहाँ पर पूरा हमारे देश का गवर्नमेंट का हक होता है। 12 समुद्री मील का मतलब हो गया, ठीक, लगभग 22 किलोमीटर समुद्र की ओर। लगभग कितना? हमारे तट रेखा से, ठीक ना, 22 किलोमीटर समुद्र की ओर किसका हक है? पूरा का पूरा हमारे देश का सरकार का हक है। तो जब हमारे देश का सरकार का हक है ऐसे संसाधनों पर, तो 12 समुद्री मील क्या है? एक राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर हमारे देश का सरकार का पूरा हक है, वो पूरा अपना निगरानी में रखता है सारा चीज़। यहाँ पर कोई अदर देश का शिप यहाँ पर बिना परमिशन का मेरा देश में नहीं घुस सकता, ना ही शिप आ सकता है, और ना ही हवाई जहाज़ इस 12 समुद्री मील वाले एरिया में आ सकता है, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग समझते हैं, ठीक, 12 समुद्री मील समझ गए। अब समझते हैं कि 200 समुद्री मील क्या होता है। ये 12 समुद्री मील हो गया। 12 समुद्री मील से लेकर के 200 समुद्री मील, 12 समुद्री मील से लेकर के कितना? 200 समुद्री मील। 200 समुद्री मील मतलब हो गया 370 किलोमीटर। 200 समुद्री मील का मतलब कितना हो गया? 370 किलोमीटर लगभग। तो 12 समुद्री मील तक तो पूरा मेरा देश का सरकार का अधिकार होता है। यहाँ पर अदर कंट्री का शिप और हवाई जहाज़ प्रवेश नहीं कर सकता बिना परमिशन का हमारे देश में। लेकिन ये जो 12 समुद्री मील से लेकर के 200 समुद्री मील वाला जो एरिया है, ठीक ना, इस पर हमारे देश का सरकार का आधा अधूरा हक है, पूरा हक नहीं है। क्या है? आधा अधूरा हक है, ठीक। इस पर आधा अधूरा हक है। उसका 200 समुद्री मील के बाद अगर कोई भी संसाधन मिलता है तो वो हमारे देश का अधिकार पर नहीं होता है, उस पर सभी देशों का अधिकार होता है। उस पर किसका होता है? सभी देशों का अधिकार होता है। 200 समुद्री मील के बाद जो भी संसाधन मिलेगा उस पर, ठीक ना, सभी देशों का अधिकार होता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बन जाता है, इंटरनेशनल लेवल का संसाधन बन जाता है। वो किसी वैसे संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, सभी देशों का अधिकार होता है। तो समझ गए दोस्तों कि 12 समुद्री मील क्या है? हमारे तट रेखा से लगभग 22 किलोमीटर दूर ये जो एरिया है 22 किलोमीटर दूर, यानी कि 12 समुद्री मील, इस पर हमारे देश का पूरा सरकार का अधिकार है, इसलिए एक राष्ट्रीय संसाधन है। 12 समुद्री मील से लेकर के 200 समुद्री मील तक, ठीक ना, हमारे देश का सरकार का आधा अधूरा हक है। और 200 समुद्री मील के बाद हमारे सरकार का कोई हक नहीं है, ठीक ना। 200 समुद्री मील के बाद जो भी संसाधन मिलेगा उस पर सभी देशों का अधिकार होता है, इसलिए 200 समुद्री मील के बाद जो भी संसाधन मिलता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आइए दोस्तों हम लोग टॉपिक में आते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व यानी कि अधिकार होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वन हो गया, सारे खनिज पदार्थ हो गया, जल संसाधन, 12 समुद्री मील, ठीक, ये क्या एक राष्ट्रीय संसाधन है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए समझिएगा। हमारे देश का सरकार को अधिकार है कि वह निजी संसाधनों को यानी कि व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है। हमारे देश की सरकार को अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है। इसका मतलब हुआ कि मान के चलिए कि एक किसान का भूमि है, वो एक व्यक्तिगत संसाधन है, और उस किसान का भूमि पर बहुत बहुमूल्य खनिज निकल गया, तो सरकार क्या करेगा? उस समय सरकार जो है उस व्यक्तिगत संसाधन को अधिग्रहण कर सकता है, यानी कि उस किसान का भूमि को, ठीक ना, अपने अंडर में ले सकता है। गवर्नमेंट उस किसान का भूमि को ले सकता है। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि देश की सरकार को अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है। अधिग्रहण का मतलब व्यक्तिगत संसाधनों को ले सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग
स्वामित्व के आधार पर यानी अधिकार के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। ठीक दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ऐसा संसाधन है जिस पर सभी देशों का अधिकार हो, किसी एक देश का अधिकार नहीं हो, सभी देशों का अधिकार हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अधिकार हो, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे? वैसे संसाधनों को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक, जैसा अभी हम बताएं कि ये हमारे देश का दक्षिण भाग है। 200 समुद्री मील के बाद जो भी संसाधन मिलता है वो क्या है? उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, उस पर सभी देशों का हक रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, ऐसे ऐसे संगठनों का अधिकार होता है, बहुत सारे देशों का अधिकार होता है। यानी कि 200 समुद्री मील के बाद जो भी संसाधन मिलेगा वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, जिस पर सभी देशों का अधिकार होता है। तो आइए दोस्तों, एक बार अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को हम लोग समझते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण यानी जिसका कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था मतलब UN हो गया, इसके बाद विश्व व्यापार संगठन हो गया। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, यानी कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है दोस्तों, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, और तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम लोग समझते हैं संसाधनों का वर्गीकरण का चौथा प्रकार, वो है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, कुछ संसाधन ऐसा है जिसका विकास हो चुका है, कुछ संसाधन ऐसा है जिसका विकास अभी तक नहीं हुआ है। कुछ संसाधन हमारे पृथ्वी में ऐसा है जिसका विकास हो चुका है, और कुछ संसाधन ऐसा है जिसका विकास नहीं हुआ है। तो वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे जिसका विकास हो गया है, वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे जिसका विकास नहीं हुआ है। तो यानी कि विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधनों को बांटा गया है। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में। आइए हम लोग एक एक भाग पढ़ते हैं। पहला है संभावित संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर पहला संसाधन क्या है? संभावित संसाधन। संभावित संसाधन क्या है? देखिए, वैसा संसाधन जो किसी राज्य या किसी क्षेत्र में तो है, विद्यमान है, वहाँ पर है, लेकिन उसका उपयोग अभी शुरू नहीं किया गया है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, वैसे संसाधनों को कहते हैं संभावित संसाधन। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा यानी कि बिजली उत्पन्न करने के लिए वहाँ पर पवन भी काफ़ी मात्रा में, हवा भी काफ़ी मात्रा में, और बिजली उत्पन्न करने के लिए वहाँ पर सूर्य का रोशनी भी काफ़ी मात्रा में, लेकिन ऐसे संसाधनों का वहाँ पर अभी सही ढंग से यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो संभावित संसाधन क्या है? यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? संभावित संसाधन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं कि संभावित संसाधन कहते हैं किसको है। संभावित संसाधन उसको कहते हैं जो किसी राज्य या किसी क्षेत्र में विद्यमान तो है, लेकिन उसका अभी उपयोग शुरू नहीं किया गया है। राजस्थान और गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का अपार भंडार है, लेकिन वहाँ पर इसका यूज नहीं किया जा रहा है, सरकार वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए ये दोनों पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा राजस्थान और गुजरात में क्या बन के रह गया? एक संभावित संसाधन बन के रह गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण में पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन। दूसरा क्या है? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन उसको कहते हैं जो जिसका पूरी तरह से सर्वेक्षण किया जा चुका है। हमारे देश में वैसे संसाधनों को विकसित संसाधन कहा गया जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी कि जिसका जांच पड़ताल किया जा चुका है, उसका क्वालिटी का भी जांच पड़ताल किया गया है। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, और उसका मात्रा का भी जांच पड़ताल कर लिया गया है कि वो कितना मात्रा में वो संसाधन है, कम है या ज़्यादा है। तो वैसे संसाधन को हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण का मतलब होता है जाँच पड़ताल किया जा चुका है। उसका गुणवत्ता यानी कि उसका क्वालिटी का भी जांच पड़ताल कर लिया गया है। उसका मात्रा का भी, मात्रा यानी कि वो कितना मात्रा में है, कम है या ज़्यादा है, ये सब चीज़ का जांच पड़ताल कर लिया गया है। वैसे संसाधनों को हमारे देश में क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। ठीक है दोस्तों, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है,
उनके गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल क्या है, एक विकसित संसाधन है, इसका जांच पड़ताल भी हो गया, इसका गुणवत्ता यानी क्वालिटी का भी कि अच्छा है या ख़राब है, मात्रा यानी कि ये कम है या ज़्यादा है, सब चीज़ का जांच पड़ताल कर लिया गया पेट्रोल के मामले में, इसीलिए पेट्रोल क्या है, एक विकसित संसाधन है। अब हम लोग समझते हैं भंडार। अब हम लोग क्या समझते हैं, भंडार। विकास के स्तर के आधार पर जो तीसरा प्रकार है संसाधन का, वो क्या है, भंडार। देखिए भंडार किसको कहते हैं हमारे पृथ्वी में एक बहुत सारा ऐसा संसाधन है जो हमारे आवश्यकता, हमारे ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी की वजह से वैसे संसाधनों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से ऐसा संसाधन जहाँ का वहीं रह जा रहा है। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। समझ रहे हैं ना कि भंडार क्या है, कि हमारे पर्यावरण में हमारे चारों तरफ बहुत ऐसा संसाधन है जो हमारे ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से यानी प्रौद्योगिकी की वजह से हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे, उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो जिसके वजह से वह संसाधन जहाँ का वहीं रह जा रहा है। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। देखिए पर्यावरण में उपलब्ध हुए पदार्थ जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे संचित कोष। क्या पढ़ेंगे, संचित कोष। देखिए संचित कोष क्या है, ये बहुत सारा ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी के सहायता से चाहेंगे तो उसको प्रयोग में ला सकते हैं। हमारे चारों तरफ हमारे पर्यावरण में बहुत ऐसा संसाधन है, बहुत सारा ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग चाहेंगे तो टेक्नोलॉजी के सहायता से प्रयोग में ला सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज अभी शुरू नहीं हुआ है। हो सकता है कि भविष्य में कभी उसका प्रयोग यानी कि उसका यूज होना शुरू हो जाए। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग कहते हैं संचित कोष। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, संचित कोष कहते हैं। संचित कोष क्या है, तो देखिए हमारे पर्यावरण में बहुत सारा ऐसा संसाधन है जो हमारे आवश्यकता को पूरा करेगा, और चाहेंगे तो हम लोग उसको टेक्नोलॉजी के सहायता से उस संसाधन का लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसका यूज अभी शुरू नहीं हुआ। वैसे संसाधनों का यूज अभी शुरू नहीं हुआ। हो सकता है कि भविष्य में कभी जब ज़रूरत पड़े वैसे संसाधनों को पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी वैसे संसाधनों का यूज शुरू नहीं हुआ है। ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, संचित कोष कहते हैं। देखिए ये भंडार का ही हिस्सा है। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो सकता है। क्या कहते हैं, संचित कोष कहते हैं। तो विकास के स्तर के आधार पर हम लोग संसाधनों को कितने भागों में पढ़े, 4 भागों में। पहला हम लोग क्या पढ़ें, पहला हम लोग पढ़ें, देखिए संभावित संसाधन। पहला क्या पढ़े, संभावित संसाधन। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, विकसित संसाधन। तीसरा हम लोग क्या पढ़े, भंडार पढ़े। तीसरा हम लोग क्या पढ़े दोस्तों, भंडार। और चौथा हम लोग क्या पढ़े, संचित कोष। चौथा हम लोग क्या पढ़े, संचित कोष पढ़े। ठीक, अब हम लोग जानते हैं ये पूरा संसाधनों का वर्गीकरण खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, यह है सतत पोषणीय विकास। क्या है, सतत पोषणीय विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो आइए जानते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या किसको कहते हैं, आखिर है ये क्या। देखिए सतत पोषणीय विकास क्या होता है, विकास इस प्रकार से करे कि पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और वर्तमान पीढ़ी को भी लाभ हो जाए और आने वाले पीढ़ी को भी लाभ हो जाए। ऐसे विकास को हम लोग कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है कि विकास इस प्रकार से कीजिए कि पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, आने वाले पीढ़ी को भी लाभ हो जाए और वर्तमान पीढ़ी को भी उन संसाधनों का लाभ हो जाए। तो इस प्रकार के विकास को हम लोग क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। जैसे एक बार हम इस सतत पोषणीय विकास को रीड करके हम बताते हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखकर संसाधनों का ऐसा प्रयोग करें जिससे वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी उन संसाधनों का लाभ मिलते रहे, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी कि आप विकास इस प्रकार से कीजिए कि वर्तमान पीढ़ी को भी लाभ हो जाए और आने वाले पीढ़ी को भी लाभ हो जाए और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। ऐसे विकास को हम लोग क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, सतत पोषणीय विकास कहेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, 1992। देखिए दोस्तों 1992 में बहुत सारे देशों ने मिल करके एक सम्मेलन रखा, एक मीटिंग रखा,
इस मीटिंग को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। इस सम्मेलन को क्या कहा गया? पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। 1992 में बहुत सारे देशों ने, लगभग लगभग 100 से भी अधिक देशों ने मिल करके एक मीटिंग रखा था। इस मीटिंग को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। और ये सम्मेलन, ये वाला जो मीटिंग हुआ था, ये ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में हुआ था यह सम्मेलन। इसलिए इस पूरा मीटिंग का नाम पड़ गया रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। समझ गए कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या था? 1992 में बहुत सारे देशों ने मिल करके एक मीटिंग रखा था। इस मीटिंग को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। और ये मीटिंग कहाँ हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसलिए इस पूरे मीटिंग का नाम रखा गया था रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। आखिर जब ये मीटिंग हुआ तो इस मीटिंग में किन किन बातों पर चर्चा किया गया? ये मीटिंग किस उद्देश्य से रखा गया? ये मीटिंग दोस्तों पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से रखा गया था। पर्यावरण का संरक्षण के उद्देश्य से रखा गया था कि पर्यावरण को बचाया कैसे जाए, पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए। इस मकसद से इस मीटिंग को रखा गया। आइए हम इस मीटिंग के बारे में पढ़ते हैं। यह सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष मतलब होता है 100 से भी अधिक देशों के बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, अभी हम बताएं कि यह सम्मेलन, यह मीटिंग क्यों रखा गया था। यह मीटिंग पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित हुआ था। ये मीटिंग क्यों रखा गया था? पर्यावरण को बचाने के लिए आयोजित हुआ था। और इस मीटिंग पर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ इस मीटिंग पर? ठीक ना, क्योंकि मीटिंग है तो चर्चा होगा ही। ठीक ना, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा किया गया था इस मीटिंग पर। ठीक है दोस्तों, इस मीटिंग का सबसे बड़ा एक बात आया था। इस मीटिंग का सबसे बड़ा एक टॉपिक निकला था। इस टॉपिक का नाम था एजेंडा 21। इस मीटिंग का सबसे बड़ा विषय क्या था? एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 है क्या, समझिए। ठीक ना, देखिए ये मीटिंग हुआ 1992। ये मीटिंग कब हुआ दोस्तों? 1992 में। अगर 1992 से अगर हम 8 साल जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक ना, 2000। कितना आ जाएगा? 2000, यानी 21वीं सदी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये मीटिंग हुआ 1992 और 1992 के बाद अगर हम 8 साल जोड़ देते हैं तो 2000 आ जाता है, यानी 21वीं सदी का स्टार्ट हो जाता है। तो इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा किया गया कि 21वीं सदी 8 साल बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो 21वीं सदी में हम लोग सतत पोषणीय विकास किस प्रकार से करेंगे? 21वीं सदी में हम लोग सतत पोषणीय विकास किस प्रकार से करेंगे? तो 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास करने के लिए कुछ एजेंडा लाया गया, कुछ मुद्दा लाया गया, जिसको कहा गया एजेंडा 21। ठीक ना, 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास कैसे हो? क्योंकि 8 साल बाद मीटिंग हुआ था 1992 में, उसके जस्ट 8 साल बाद 21वीं सदी स्टार्ट होने वाला था। तो इस मीटिंग में यह चर्चा किया गया कि 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास किस प्रकार से हो। इसको लेकर के बहुत सारे एजेंडा लाया गया, बहुत सारे मुद्दा लाया गया, जिसको कहा गया एजेंडा 21 कि इन एजेंडों पर अगर हम काम करेंगे तो 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास हो जाएगा। ठीक, तो इन सभी एजेंडाओं को क्या कहा गया? एजेंडा 21। यहाँ पर 21 किस चीज़ को दिखा रहा है दोस्तों? यहाँ पर 21 दिखा रहा है 21वीं सदी को। 21 का मतलब 21वीं सदी को यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक, तो एक बार हम रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में एक बार हम फास्ट चर्चा करते हैं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था, यानी कि 100 से भी अधिक बड़े बड़े देश के नेताओं ने भाग लिया था। यह सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था? यह सम्मेलन पर्यावरण को बचाने को लेकर के, यानी पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हमारे पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन जो बढ़ जा रहा है, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसको लेकर के चर्चा हुआ था। इस सम्मेलन का सबसे मेन मुद्दा क्या था? एजेंडा 21। इस सम्मेलन का सबसे मेन मुद्दा क्या था? एजेंडा 21। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन का हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब पार्ट 2 पर मिलते हैं। इस चैप्टर का पार्ट 2 जरूर आएगा। पार्ट 2 को भी आप लोग देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग पार्ट 2 में मिलते हैं संसाधन नियोजन के साथ। ठीक है दोस्तों, हमको पूरा भरोसा है कि ये चैप्टर आप लोग को जरूर समझ में आया होगा और बिल्कुल ही आसान तरीके से बताया गया है। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में संसाधन नियोजन के साथ।